अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा कासिम अली शाह फाउंडेशन में सेशंस के लिए गाहे गाहे आना होता रहता था। आज जब मुझे बताया गया कि सेशन जो है ना वो असातिज़ा कराम के लिए है, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोगों को जो है ना मैं कुछ सेशन डिलीवर करूँ या उनसे कुछ चीज़ें शेयर करूँ जो कि ख़ुद जो है ना कौम के मेमार हैं, असातिज़ा हैं और इस पैगम्बराना शोबे से हैं। आप सब लोग टीचर्स हैं? अच्छा, और किसी ख़ास स्कूल के टीचर हैं? गवर्नमेंट स्कूल से हैं। सही, बड़ी खुशी की बात है जी। मैं ख़ुद, मेरी सारी तालीम गवर्नमेंट स्कूल से है, गवर्नमेंट कॉलेज से है, बल्कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से भी है। तो बड़ा जो है ना ये मुझे अच्छा लगा। और ख़ुसूसी तौर पे जब मैं आज सुबह घर से रवाना हो रहा था और मैंने वालदा को बताया कि जी मैं आज जहाँ सेशन देने जा रहा हूँ वो टीचर्स के लिए है, तो उनको बड़ा प्राइड फील हुआ कि टीचर्स को सेशन देने जा रहे हैं, जिनसे ये ख़ुद पढ़ते थे आज उनको पढ़ाएंगे। तो सर, हम सब अपनी ज़ात में कहीं ना कहीं तालिब इल्म है और कहीं ना कहीं मोहल्ले में, और जहाँ तालिब इल्म है ज़ाहिर है वहाँ तालिब इल्म होने से हमें कोई ना कोई मुअल्लिम मुयस्सर है, और जो हमारा हल्का असर है उसमें हम टीचर हैं, उसमें हम बतौर फादर भी किसी हद तक टीचर हैं, बतौर किसी इदारे का सरबराह भी हम कुछ लोगों को सिखा सकते हैं। तो इनकी ताज़ीम जो है ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है टीचर्स की। और मेरा जो सेशन आज शुरू होगा ना उसका पहला हिस्सा हम यही याद करने में देखेंगे कि हम में से कौन ऐसे हैं जो आज जिस मकाम पे खड़े हैं। मैं आज एक अच्छा फ़ादर हूँ, एक अच्छा बेटा हूँ, एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, एक अच्छा बुक क्रिटिक हूँ। इन सब चीज़ों के पीछे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं किसी टीचर की हौसला अफजाई, किसी टीचर की थपकी, किसी टीचर का हमें अलग से जो है ना कुछ समझा देना, कुछ सेशन देना, कुछ मेंटोरिंग देना, वो हमारी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट रहा है। ऐसा लगता है आप लोगों को? आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में अगर पीछे मुड़ के देखें तो कुछ टीचर ऐसे होंगे जो ख़ास होते थे, जो आपको समझाते थे या जो आपको गाइड करते थे, तो आपको बड़ा प्राइड भी फील होता था और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आती थी। तो ऐसा लगता है कि आप भी कुछ बच्चों के लिए ऐसे ही टीचर बनने वाले हैं। ठीक है, मुझे याद पड़ते हैं आज आप लोगों के तवज्जुह से मैं कुछ अपने पुराने टीचर्स को जो है ना नाम लेके याद करना चाहूँगा। मैं 7वीं क्लास में था, जिस जगह हम ये कासिम अली शाह फाउंडेशन में बैठे हैं बिल्कुल थोड़े से फासले पे एक स्कूल है जिसे कहते हैं गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल। 5000 बच्चे उसमें ज़ेर तालीम हैं। 7वीं जमात में था तो एक साहब हमें पढ़ाते थे, उनका नाम था मसूद ज़फ़र। बड़े ही तरादार आदमी थे और वो उस पूरे दौर में मुझे वाहिद ऐसे आदमी नज़र आते थे जो कुर्ता पजामा पहन के आते थे, सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहनते थे, बड़ी नफीस वेस्ट कोट या बड़े नफीस जो है ना वो कपड़े उनके पहन होते थे, जूते से लेके और जो है ना उनके हर किस्म की चीज़ जो है ना बड़ी ख़ास नफासत होती थी। तो हम सब लोगों को बड़ा इंस्पायर करते थे। टीचर की जो पर्सनैलिटी है ना वो इंस्पायरिंग होनी चाहिए, वो बातों से भी और अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी इंस्पायर करते थे। उनकी एक ख़ास चीज़ जो है ना मुझे आज भी याद आती है, और वो उस ख़ास चीज़ की वजह से हम सब में जो है ना वो इकबाल की मोहब्बत पैदा हुई। वो रिदम के साथ जो है ना वो असम्बली में यौम इकबाल पे इकबाल का कलाम गाया करते थे। एक होता है कलाम पढ़ना, वो बाकायदा जो है ना वो गा के हमें सुनाते थे, और उनकी मोहब्बत का एक जो है ना वो वालहाना अंदाज़ था। जब वो इकबाल का वो गाते थे ना कि खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनके सारे वो जो अशार के साथ ना वो बच्चे खुद ब खुद जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह का विद शुरू कर देते थे, तो एक समा सा बन जाता था। और मुझे याद है कि वो जब भी यौम इकबाल आता था या कोई चीज़ आती थी तो हेड मास्टर साहब सबसे पहले जैसे कि मसूद ज़फ़र साहब कहाँ हैं, उनको बुलाया जाए, और वो आते थे और अपना जो है ना एक वो बच्चों के ऊपर सहर तारी कर देते थे अपनी शख्सियत का और अपने इल्म का भी। उन इकबाल शनासी जो है ना वो उनके अंदर जो है ना बड़ी कूट के भरी हुई थी, वो इकबाल शनासी की वजह से पहचाने जाते थे। फिर मैं 8वीं जमात में आया तो एक साहब थे, उनका नाम था सईद हसन। अच्छा, सईद हसन साहब जो है ना वो उनकी क्वालिटी ये थी कि वो बच्चों के साथ दोस्त बन जाते थे। बहुत कम ऐसे टीचर मिले हैं जो बच्चों के दोस्त होते हैं, टीचर अथॉरिटी वाला, ये ऐसे करो वो करो,
ये मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही बच्चों के दोस्त थे और प्रिंसिपल साहब उनके दुश्मन थे कि यार ये तुम क्या करते हो, तुम यहाँ पढ़ाने के लिए आए हो या बच्चों के साथ हेलो हेलो करने के लिए आए हो, तुम्हारा जो काम है। असल में वो उनका पढ़ाने का स्टाइल ऐसा था, वो बातों बातों में ही बड़ी अच्छी चीज़ें सिखा दिया करते थे हमें। उनके जो लेसन्स थे वो गैर महसूस अंदाज में हमें बहुत कुछ सिखा दिया करते थे। हम कुछ चीज़ें किताबों से सीखते हैं, कुछ चीज़ें जो है ना वो हमें सख्ती से सिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम खेल कूद में ही सीख लेते हैं, और वो उनका अंदाज़ था खेल कूद वाला। उसके बाद 9वीं जमात के एक टीचर थे, वो उन टीचर में और मेरे आज के मेंटोर जो हैं कासिम अली शाह साहब, उनमें एक चीज़ कॉमन भी है, वो भी केमिकल इंजीनियर थे शाह साहब की तरह, और गालिबन पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे या कर चुके थे, और मुझे 9वीं क्लास में पढ़ाया करते थे। ज़ुबैर अहमद साहब, वो मुझे आज तक याद है। अब 9वीं क्लास को छोड़े को मुझे आज शायद कोई 30 साल हो गए होंगे या 28 साल, तो लेकिन उनका नाम, उनका अंदाज़, उनका ऐनक के नीचे से देखना और चौक तोड़ के कभी कभी मारते थे किसी बच्चे को, ये सारी चीज़ें उनकी जो है ना हमें आज हाफ़िज़े के ऊपर जो है ना उनके नक्श मुरतब हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि वो बड़े इंस्पिरेशनल टीचर थे। फर्स्ट ईयर में हम आए तो एक रेहान अहमद साहब थे, कमाल दबंग टीचर थे वो। उनका ताल्लुक जमात इस्लामी साहबाद में, जो हम जिस इलाके में बैठे हैं, इस इलाके के नाज़म भी रहे हैं कुछ अरसा। और रेहान अहमद साहब पढ़ाते थे तो उनका एक ग्रिप करने का अंदाज़ था, पूरी क्लास को वो ऐसे अपनी ताकत में ले लेते थे कि कोई बच्चा या कोई जो है ना वो कोई और जो है ना वो उनकी सोच के साथ हम आहंग हो जाता था। वो इतने जो है ना वो ज़बरदस्त पैराए में जो है ना बच्चों को समझाते थे कि बच्चे जो है ना वो उनके शहर में वो भी आ जाते थे। फिर एक मुझे टीचर पढ़ाया करते थे उर्दू, उनका नाम था सपरा कल्याणपुरी। सपरा कल्याणपुरी जो है ना वो एवर न्यूज़ स्टूडियो में फ़िल्मों के डायलॉग भी लिखते थे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के उर्दू दान थे। जब वो बच्चों को उर्दू पढ़ाते थे ना तो जो पढ़ने वाला होता था ना तो वो इतनी उर्दू सीख जाता था कि टीचर उसे उर्दू सीख सके। मैं गालिबन मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक किया ना तो मेरे 120 में से 117 नंबर थे उर्दू में, चूँकि बड़े बहुत एक्सेप्शनल होता है कि 3 नंबर कम हो सिर्फ उर्दू में, क्योंकि उर्दू में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों के नंबर कटते थे और इतना तवज्जो नहीं देते थे लोग। तो ये मेहरबानी थी अच्छे टीचर्स की, अच्छे असातिज़ा की। फिर सेकेंड ईयर में मैं एक साहब से पढ़ता था, उनका भी नाम लेना जो है ना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, मेरी ज़िंदगी में अहम किरदार था। सनाउल्लाह साहब, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे और केमिस्ट्री के साथ साथ हमें ज़िंदगी भी पढ़ाते थे। केमिस्ट्री के लेसन्स के अंदर से ही वो ज़िंदगी के लेसन्स निकालते थे। सनाउल्लाह साहब से पढ़े हुए हैं आप? सनाउल्लाह साहब साइंस कॉलेज में पढ़ाते थे और रिवाज गार्डन में जो है ना वो एकेडमी में पढ़ाते थे। जी जी जी, ज़बरदस्त बंदे थे, बड़े ही स्वीट आदमी थे, बहुत ज़बरदस्त जो है ना पढ़ाते थे। और गर्दन रोड़ने की बात भी करते थे कि इसकी गर्दन रोड़ दो जो बंदा सही काम नहीं करता था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यस, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे सर। अब ये सारी चीज़ें मैं याद करता। एक मेरे केमिस्ट्री के टीचर और थे, उनकी क्वालिटी ये थी कि वो जिस बच्चे में कोई कमी देखते थे ना क्लास में नहीं बताते थे, सिर्फ यही कहते थे क्लास के बाद मुझे मिलना या फलाने टाइम मुझे आके मेरे कमरे में मिलना। वो उसको बिठाते थे। मैं उनका नाम भूल गया उन टीचर का, बड़ा जो है ना मेरी बदकिस्मती समझी। रात को मैंने अपने क्लासमेट को फ़ोन किया जो इस्लामाबाद में यूफोन में हेड ऑफ़ द लीगल डिपार्टमेंट है कि यार वो हमारे जो टीचर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे जो बाद में मेंटोरिंग करते थे, उनका नाम क्या है? वो कह रहा यार मुझे भी याद नहीं। तो हमने फैसला ये किया कि वो अगली दफ़ा इस्लामाबाद से आएगा तो हम अपने टीचर्स की तलाश में निकलेंगे। 5-7 जो हमें बड़े ज़बरदस्त इंस्पिरेशन लगते थे, हम वो टीचरों को तलाश करेंगे और इन टीचरों को तलाश करने के बाद कुछ ना कुछ उनको अपना मोहब्बतनामा, कोई ट्रिब्यूट, कोई छोटी चीज़ को उनको पेश करेंगे ताकि हम जो है ना इस बात का जो है ना वो एक्नॉलेज कर सकें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना टाइम निकाला, इतनी तवज्जो दी, हमारी ज़िंदगियों को इतना तब्दील किया। उनकी क्वालिटी जो है ना मैं टीचर की बता रहा था जिनका नाम बोला हुआ है, वो बच्चे को अलग से बुलाते थे और अलग से बुला के उसे उगलवाते थे। असल में क्लास में कोई बच्चा अगर शैतानी कर रहा है ना तो कुछ चीज़ है जो उसको तंग कर रही है, जाने अनजाने। कई बच्चों को पता भी नहीं होता कि मुझे कोई चीज़ क्या तंग कर रही है या मुझे क्या डिप्रेशन है या मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है या मेरी ज़ात में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो बच्चे को कहते थे भाई तुम क्लास के बाद आके मुझसे मिलना। वो बच्चा क्लास के बाद जाता था, उसको बिठाते थे
वो उनका भी स्टाइल यही था, वो बातों बातों में ना उसको खोल देते थे। बोलो भाई तुम्हारा क्या मसला है, अच्छा तुम ये करते हो, अच्छा इतने बहन भाई हैं, अच्छा तुम पहले कौन से स्कूल में थे, अच्छा बड़ा भाई क्या करता है, अच्छा वालिद क्या करते हैं। वो उसको बोलने पे मजबूर करते थे। वो थोड़ी देर बाद जो है ना अपना सारा कुछ निकाल के बाहर रख देता था कि भाई मुझे ये चीज़ तंग कर रही है, ये वाला कीड़ा जो है ना ये मुझे तंग कर रहा है। तो फिर वो उसके हिसाब से उसको बड़ा अच्छा मशवरा देते थे। 2-3 हमारे जानने वाले बच्चे ऐसे थे जो उनके सेशन 2-3 लेने के बाद उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी हैरतअंगेज़ चेंज हुई। तो मैंने उनसे पूछा बाद में कि यार ये तुम्हें क्या ऐसा चेंज हुआ। उसने कहा यार मैं अपने आप को पहचानता नहीं था, इन्होंने मुझे समझा दिया कि यार मैं क्या हूँ, या मेरी कुछ कमियाँ कोताहियाँ बर्ड आई व्यू से हमें देखने में, मेरे अंदर जो कमी है या कोताही है ना वो मुझे अमूमन नज़र ही नहीं आ रही होती। वो एक मिसाल है कि जो हमारी कमी कोताही है ना वो हमारे पीछे लिखी हुई है, हमें नज़र ही नहीं आती। जो सामने वाले की कमी कोताही है ना वो उसके माथे पे लिखी होती है, हमें फ़ौरन ही नज़र आ जाती है। तो अगर कोई अच्छा गाइड करने वाला हो जो हमारी कमियों को और हमारी अच्छाइयों को थोड़ा सा हमें रियलाइज़ करा देना, तो ज़िंदगी बड़े अच्छे ट्रैक पे आ सकती है। तो सर इस पैगाम के साथ हमने जो है ना ये ट्रिब्यूट जो है ना अपना सेशन किया अपने साथी के लिए, मुझे बड़ा खुशी हुई। अच्छा अब टीचर के रोल के ऊपर हम बात करेंगे। हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे कि आज एक नया दौर है, हम मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रते रहे हैं ना। हम पहले पत्थर के दौर में थे, पत्थर के दौर के बाद धात के दौर में आए, लोहे का दौर, तांबे का दौर, तांबे के दौर के बाद सोने का दौर, सोने के दौर के बाद इंडस्ट्रियल एज, इंडस्ट्रियल एज के बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल एज, पोस्ट इंडस्ट्रियल एज के बाद आप समझ लें साइंटिफिक रेवोल्यूशन का दौर, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद हम आ गए डिजिटल दौर में आ गए, डिजिटल दौर के बाद अब हम डाटा इंफॉर्मेशन के दौर में आ गए हैं। अब डिजिटल से भी आगे निकल गए ना सर, अब तो हर चीज़ डाटा के ज़रिए एनालाइज हो रही है। अब जब हम हर चीज़ को डाटा के ज़रिए एनालाइज कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन जो है ना वो गूगल के ज़रिए या मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ज़रिए या मुख्तलिफ़ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़रिए अवेलेबल है, इसमें क्या रोल है असातिज़ा का। अब हम अगर किसी बच्चे को जो है ना वो इंफॉर्मेशन का पलंदा दे रहे हैं, क्या उसको ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन की? क्या समझते हैं आप, क्या गूगल उसको सब कुछ बता नहीं सकता? या मैं अगर किसी बच्चे को, जैसे मैं खुद चाइना जाता हूँ और चाइनीज़ ज़ुबान मैंने थोड़ी सी सीखी हुई है, अब उसकी ज़रूरत चंदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब गूगल ट्रांसलेटर का जो नया एप्लीकेशन है वो आप ऐसे बोलें और सामने उसके ऐसे कर दें, वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके उसको बता देगा। या वो जो चाइनीज़ में बोल रहा है उसे उसके सामने सिर्फ अपना फ़ोन कर दें कि भाई बोलो, वो सारा जुमला बोलेगा तो वो ट्रांसलेट भी होकर आपको मिल जाएगा और लिखता भी जाएगा साथ साथ, उसमें जो कमांड्स ऐसी हैं। इस दौर में जो है ना हमारा सवाल ये है, ऑनलाइन तालीम के दौर में या ऑफलाइन तालीम जो हम दे रहे हैं, टीचर की वैल्यू क्या कम हो गई है? क्या लगता है आपको? इसके बारे में कुछ जो है ना डिबेट करना चाहेंगे। ऐसा है कोई ऐसी बात कि टीचर की वैल्यू ही कम हो गई है? अब इतनी चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन डिग्रियां, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, क्या कहेंगे इसके बारे में कोई खातून साहब? सर आई डोंट थिंक सो कि टीचर्स की वैल्यू कम हो गई है, बिकॉज हम लोग अगर गूगल सर्च करके कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बट क्या होता है कि हर बच्चे का उसको कंसीव करने का तरीका डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट कैलिबर का है। जो टीचर होता है वो हर बच्चे को उसके कैलिबर के मुताबिक भी समझाता है, लाइक राइट। कुछ बच्चे बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, उनको कुछ भी बोलें वो बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको अपना तरीका मॉडिफाई करना पड़ता है। बट अब ये मैकेनिकल चीजें जो हैं ये अपने आप को मॉडिफाई तो नहीं कर सकती, इनका एक फ्रेमवर्क है, कोई वीडियो है, हम लोग बच्चों को दिखा देते हैं कि आप इससे ये कर लें और ये टास्क अटेम्प्ट कर लें। अब वो जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स के जो उस चीज को उस तरीके से नहीं ले सकते। और जब टीचर एज फेस टू फेस जब हम पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है, हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, अच्छा ये बच्चा इस कैलिबर में आता है और इसके लिए हमें अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, उसको और इजी करके बताना पड़ेगा। तो आई रियली डोंट थिंक सो कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी टीचर्स की एंटिटी है, और इट डिपेंड्स ऑन द टीचर एज वेल। ठीक है, टीचर अपनी एंटिटी बनाते भी हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब इस सारे पॉइंट में ना मुझे लगता है ये है कि टीचर का रोल इंफॉर्मेशन से शिफ्ट हो गया। अब उसका रोल पहले से बहुत ज़्यादा तरबियत के ऊपर आ गया।
पहले हमारी अप्रोच जो होती थी, अब मैं शुरू करता हूँ एक मिसाल से। मेरे वालिद बचपन में आते थे ना ऑफिस से रात को, तो वो आते ही कहते थे कि भाई ये मैं जूता जो है ना जो पहन के आया हूँ ये उतार के मुझे चप्पल ला के दी जाए। तो हम वो उनका जूता उठाते थे और वहाँ जाके रैक में रखते थे और रैक में से चप्पल ला के उनको देते थे। अगर रैक में चप्पल मौजूद नहीं है तो हम ढूंढते थे कि कहाँ है, शायद वो बेड के नीचे ना हो या कहीं पे भी हो। वो जहाँ पे होती थी उसको कबल जो है ना वो उनकी नाराज़गी फ़ौरन उसको ला के उनको दिया जाता था। आज मैं क्या करता हूँ, मैं आज ऑफिस से आता हूँ, अपने बच्चे से कहता हूँ कि भाई ये मेरे शूज़ जो है ना ये मैंने उतार दिए बेटा, रख के रैक में, और मेरा जूता ला के दे। वो जाता है और आके मुझे कहता है पापा वो वहाँ नहीं है, दैट्स इट, फिनिश। अब इस बात पे मैं कहूँ कि ये बच्चा जो है ना अब ये बदतमीज़ हो गया है, इसको तमीज़ नहीं है या पता नहीं है। असल में जो हम उसको डाटा उसके अंदर फीड कर रहे हैं ना वो है ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जो इससे पहले वाले में थी वो थी सब्जेक्टिव अप्रोच। अब सब्जेक्टिव अप्रोच में हमें जो है ना वो फाइल नॉट फाउंड वो नहीं मिलता, हमने फाइल को खुद ही ढूंढना होता है। आप कोई सवाल लिखें सीधा सीधा जो है ना कंप्यूटर पे आ जाता है या गूगल पे आ जाता, फाइल नॉट फाउंड। तो हमारे जो है ना वो तमाम जो आप समझे मिजाज है ना वो इसके मुताबिक ढल रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों की ट्रेनिंग पे मज़ीद अपने आप को चेंज करना है और उनको वो जो सब्जेक्टिव अप्रोच हमें चाहिए थी, जिसकी अब भी ज़रूरत है, वो देनी है। अच्छा, आपको अंदाज़ा है कि आज जो बच्चा हम पढ़ा रहे हैं या जो आज बच्चा हम ट्रेन कर रहे हैं वो कब जाके अपना कोई हल्का असर डेवलप करेगा या वो कब जाके माशरे के लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होगा? मेरा ख्याल है आज से 20-30 साल बाद। तो आज से 20-30 साल बाद कम से कम 2050 आ चुका होगा। तो आपको लगता है कि हम जो बच्चा ट्रेन कर रहे हैं या जिस बच्चे को तालीम दे रहे हैं वो 2050 की नीड्स को फुलफ़िल करती है? जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो तो शायद 2100 तक जाएगा गालबन, इंशाल्लाह, अगर वो ठीक रहा तो। 80 साल उसकी उम्र हुई तो वो 22वीं सदी भी देखेगा। तो आया हम अपने तालीम के बीज वो बो रहे हैं जो 2050 के ज़माने के साथ कैपेबल हों, या हम वो दाग बेल अपने तालीमी निज़ाम की डाल रहे हैं जो 2100 तक बच्चे को लेके जाए? इसके लिए हम सबको मिल बैठना है और हमें सोचना है कि हम सब की ज़िंदगियों में इंफॉर्मेशन का क्या रोल है, ग्रूमिंग का क्या रोल है, ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है। हम सब के ऊपर जो है ना वो इंफॉर्मेशन की बम्बार्टमेंट तो हो रही है, लेकिन एक चीज़ हम जो बच्चों में बहुत कॉमन मिस कर रहे हैं वो है फोकस। बच्चे फोकस्ड नहीं है, एक के बाद चीज़, एक के बाद एक के बाद एक आ रही है और बच्चों का फोकस जो है ना वो बहुत कम है। इंफॉर्मेशन की ज़रूरत स्टूडेंट को नहीं है। मुझे लगता है कि ग्रूमिंग और तरबियत की ज़रूरत पहले से मज़ीद बढ़ रही है। इनकी बात को जो है ना मैं सेकंड करूँगा। हमारे दौर में होता था, मैं तो बिल्कुल ही सादा फैमिली से, तो वो तो बच्चे को लेके जाते थे टीचर के पास, है जी खल ताटी ते हड्डियाँ साड़ियाँ, तुसी इनू मारो कुट्टो, इनू जो है ना बच्चा बना, इंसान का बच्चा बना दो। तब्दीली का सफ़र नहीं रोका जा सकता। अब अगर डिजिटल एज में हम मौजूद हैं और वक्त की नज़ाकत, कोरोना कहें या कोई और वजह कहें, अगर वो तब्दील हो रहा है ना तो उसका हल ये है कि जल्दी से उस तब्दीली को अडॉप्ट कर लें, उसको अपने अंदर समो लें, उसको गवारा कर लें। ये एक उर्दू का लफ्ज़ बड़ा अच्छा है। हम अक्सर तब्दीलियों पे रिएक्ट हो जाते हैं, रिएक्शन जो है ना हमारा आ जाता है, फ़ौरी तौर पे हम जजमेंटल भी हो जाते हैं। वो ना करें। ये बात सच है कि क्लासरूम लर्निंग कभी भी इसके बराबर नहीं आएगी जो हम क्लास जूम मीटिंग्स के ज़रिए या गूगल क्लासरूम्स के ज़रिए कर रहे हैं। वो उसका मुतबादिल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन वो एक नया शोबा है। उसमें कुछ चीज़ें इसको सरपास कर जाएंगी कल, क्योंकि अभी वो नया नया एक्सप्लोर हुआ है। हम उसके जो है ना वो प्रोज एंड कॉन्स को जानते नहीं हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी दूर तक हैं उसको भी हम समझते नहीं हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि यार जो गूगल पे क्लासरूम में बच्चे जो है ना जो चीज़ें अटेंड कर रहे हैं वो बहुत ही आगे तक चली गई हैं। उसमें हर बंदा अपनी स्लाइड शेयर कर रहा है, हर बंदा अपनी मुख्तलिफ लिंक्स शेयर कर रहा है, हर बंदा जो है ना वो मल्टीपल टाइप ऑफ लर्निंग में जो है ना वो तब्दील हो जाएगी। क्लासरूम और डिजिटल रूम ये एक मिक्सचर बनने वाला है आगे जाके ना। आपको
जितनी ज़रूरत क्लासरूम की लर्निंग की होगी ना या ग्रूमिंग की, उतनी ही डिजिटल को भी समझने की होगी। मुझे तो ऐसा लगता है इन दोनों के मर्जर से ही काम होगा। सबात तगैर को है ज़माने में, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में। तो सुकून नहीं है सर, आपको रोज़ रोज़ अपडेट होना है। और मेरा ख्याल है कि बैलेंस भी जो है ना वो ज़िंदगी का यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हर रोज़ अपडेट करें। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ना हम आज के सेशन में ना कुछ 5 चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे आपस में जो कि टीचर्स की एट्रीब्यूट है, टीचर्स की पहचान है। अभी हमने पुराने टीचर्स का जिक्र किया, बहुत सारी बातें उसमें आई, उन पे हम थोड़ा सा ना डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहला एट्रीब्यूट जो मुझे लगता है कि टीचर के अंदर होना चाहिए या जो क्लासिक टीचर्स में था, आज इसके लिए जो है ना वो ज़्यादा नहीं हम सोचते, मुतासिर कुन शख्सियत। टीचर को इंस्पिरेशनल होना चाहिए। अब हम पूछेंगे कि वो इंस्पिरेशनल किन मानों में। टीचर को हर मायने में इंस्पिरेशनल होना चाहिए सर। वो उसके बातचीत हो, उसका लहजा हो, उसकी इल्म की अप्रोच हो, इन सब चीज़ों में उसको इतना होना चाहिए या इस काबिल होना चाहिए कि बच्चे उससे इंस्पायर हों। और वो इंस्पायर कैसे हो सकते हैं? लीडरशिप का ना एक रूल है, उसे कहते हैं मॉरल अथॉरिटी। आप में से हर कोई किसी न किसी जगह जो है ना अथॉरिटेटिव है, किसी भी जगह ना। जैसे मैं अगर अपने इदारे का सरबराह हूँ तो सबसे पहले मेरे पास जो अथॉरिटी है वो दैट इज़ कॉल्ड पोजीशनल अथॉरिटी। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ना वो शुरू पहले पोजीशनल अथॉरिटी से होती हैं। चाहे वो ख़ानदान का सरबराह हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री का सरबराह हो, चाहे वो किसी स्कूल का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हो, पहले वो पोजीशनल अथॉरिटी पे आता है। जब पोजीशनल अथॉरिटी पे आता है तो फिर वो अपना इखलाक और अपनी इक़दार और अपनी चीज़ें आपको बताता है। जब वो सारी चीज़ें आपको बताता है तो उसके बाद इन द एंड आप, मिसाल के तौर पे मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और स्कूल का प्रिंसिपल एक पोजीशन है और उस पोजीशन की वजह से मेरे हाथ में एक अथॉरिटी है और मैं जितने भी असातिज़ा हैं उनके ऊपर जो है ना वो कमांड रखता हूँ, उनको मैं ऊपर नीचे कैसे भी करके चला सकता हूँ। लेकिन क्या डर और डंडा और पोजीशनल अथॉरिटी ही आपका जो है ना वो सिंबल ऑफ एक्सीलेंस है? मेरा ख्याल है कि जो है ना ये एक हद तक ही रहता है या एक हद तक ही एग्जिस्ट करता है। असल अथॉरिटी जो है ना वो है मॉरल अथॉरिटी। जब आप साबित करते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हो सकूँ। अगर आपकी मॉरल अथॉरिटी आपकी पोजीशनल अथॉरिटी के साथ मैच नहीं करेगी ना तो वो थोड़ी देर ही रहेगी। पोजीशन थोड़ी देर ही रहती है हमेशा। मुझे याद है हम पायलट स्कूल में पढ़ते थे तो हमें जो है ना एक वो प्रिंसिपल साहब पढ़ाते थे, अब्दुल हमीद साहब, 7 फुट का था माशाल्लाह उनका। तो ये भी उनका एक एट्रीब्यूट था कि वो जो है ना वो लगते थे प्रिंसिपल, और जब वो चल के आते थे ना तो 7 फुट का एक आदमी जो है ना बास्केटबॉल का प्लेयर जैसा लगता था और बड़ी गरजदार आवाज़ थी। तो उनकी बातें जब मैंने सुनी और मुझे लगा कि यार ये वाकई प्रिंसिपल होना चाहिए, उनके अखलाक, उनका इक़दार, उनका सारा कुछ मैंने देखा। वो रिटायर होके भी आज तक प्रिंसिपल साहब ही कहलाते हैं। उनकी शख्सियत इतनी इंस्पिरेशनल थी और इतना जो है ना उनके अंदर सारी चीज़ों का मजमूआ थी वो। तो असल हीरो जो है ना ये वही लोग हैं जो हमारे लोकल हीरोज़ हैं ना, यही असल में हीरोज़ हैं जो कि मॉरल अथॉरिटी से साबित करते हैं कि हम उस अथॉरिटी के काबिल थे, या जब इनको अथॉरिटी मिल गई तो उन्होंने अपनी शख्सियत को इतना ग्रूम किया, बच्चों के लिए इतनी इंस्पिरेशनल चीज़ें की, इतना इंस्पिरेशन बच्चों के लिए क्रिएट किया। ये हमारी जी पहली एट्रीब्यूट, जब पहली जो है ना हमने चीज़ देखी टीचर के लिए कि उसको टीचर यूज्ड टू बी इंस्पिरेशन, टीचर को इंस्पिरेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ के बारे में हम आगे आते हैं सर, टीचर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। लगता है आप लोगों को कि टीचर को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए? अच्छा, कम्युनिकेटर जो है ना वो कोई साहब मुझे बताएं कि भाई अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, ये बहुत अहम ज़रूरत क्या है? सबसे पहली बात है कि वो अच्छा लिसनर हो। ओह ज़बरदस्त, ये तो पहला बॉल ही उन्होंने तो अच्छा बोल सकेगा, पहला ही जो है ना सिक्सर करवा दिया उन्होंने जी। आज जो है ना साइंस यही साबित कर रही है कि अच्छा कम्युनिकेटर जो है ना वो अच्छा लिसनर होना चाहिए।
अच्छा रीडर होना चाहिए। जो ज़्यादा इनटेक अच्छा कर रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके पास अच्छा जो है ना डिलीवर कर सकेगा। जो अच्छी रीडिंग कर रहा है और अच्छी लिसनिंग कर रहा है, वो हमेशा ऑटोमेटिकली आज या कल, जल्द या बदेर, एक अच्छा जो है ना स्पीकर भी बन जाएगा, अच्छा डिलीवर करने वाला भी बन जाएगा। ऑटोमेटिकली टू वे ट्रैफिक हो जाएगी। लेकिन अल्लाह मियाँ ने ज़बान एक दी है, कान दो दिए हैं। डबल का जो है ना वो फार्मूला जहन में रखें। जितना भी आपने बोलना है उससे दुगना आपने सुना होना चाहिए। हमारे टीचर कहा करते थे कि इतना पढ़ो कि जब तुम लिखो तो लोग पढ़ें। इतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए, इतना आपके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज रियल टाइम में होना चाहिए कि वो आप डिलीवर कर सकें। अच्छा, ये लिसनर की जो है ना एक कहानी छोटी सी जो है ना, वो मैंने अपने भाई से सुनी। मेरा भाई जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में है इस वक्त, और ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ जॉब्स कर रहा था। आजकल वो फैमिली काउंसलिंग का कोई जो है ना वो कोई कोर्स कर रहा है, कोई वहाँ डिप्लोमा होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है। जब वो फैमिली काउंसलिंग का कोर्स कर रहा था ना, तो उसमें एक उन्होंने उसको टेड टॉक रेफ़र की। वो टेड टॉक उसने मुझे रेफ़र की कि यार ये सुनो, बड़ी मज़े की है। आप सब लोग के पास गूगल हो तो उसमें आप जो है ना वो इसको सर्च करके बाद में सुन सकते हैं। टेड टॉक का उन्वान है वांट टू हेल्प समवन, शट अप एंड लिसन। आप ये पूरा जुमला लिखेंगे तो वो टेड टॉक आ जाएगी। अभी तक 34 या 35 लाख अफराद उस टेड टॉक को देख चुके हैं। एक बड़ा सादा सा आदमी है जो इटली का रहने वाला है और अफ्रीका में जाके जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करता था, UN की तरफ से भी, और मुख्तलिफ फलाही प्रोजेक्ट्स करता था। तो अब ये ऑस्ट्रेलिया में उनको जो है ना वो ये पढ़ा रहे हैं कि अगर आपने फैमिली काउंसलिंग करनी है या किसी भी किस्म का जो है ना वो कोई तनाज़ा पैदा हुआ है उसको ठीक करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो आपके पास लिसनिंग स्किल जो है ना बड़ी कमाल होनी चाहिए। उसका छोटा सा जो है ना मैं आपको वो रिव्यू जो है ना वो समझा भी देता हूँ। वो अपने अवाइल जवानी में इटली से पढ़ के और बड़ा डिग्री लेके और बड़ा खुश था और मैं कुछ करने की लगन में UNO की तरफ से गया अफ्रीका जाके उसने अपने तमाम जो अंदर का जो था ना वो जोश और जज्बा वो उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया कि यार आप गरीब हो तो आप जो है ना ज़राअत क्यों नहीं करते, आप ये क्यों नहीं करते, आप बीज लेके आओ, आप ये काम करो। उसने बड़े ज़ोर शोर के साथ वहाँ पे उनको जो है ना बीज मंगवा के दिए कि आप इस फसल पे अपने बीज बोएं। बीज बोने के बाद जो है ना उनको हल चलाएं, हल चलाने के बाद उसको पानी दें, पानी देने के बाद जो है ना उसकी देखभाल करें। वो उसने जाके बड़े दिन जो है ना वो ज़ोर लगाया। और हुआ क्या कि जैसे ही पौधे थोड़ा थोड़ा से ऊपर हुए तो एक दिन सुबह उठ के देखा तो वो सारे पौधे गायब हो गए। तो यार ये कैसे हुआ, ये पौधे इतनी मेहनत, हमने 4 महीने की मेहनत के बाद बीज से लेके शुरू हुए थे और उनको मैं हर रोज़ तोते की तरह पढ़ा रहा हूँ और एकदम यहाँ से पौधे गायब हो गए। उसने सबको बुला लिया, गांव वालों को, अफ्रीकन गांव वालों को। ज़ैम्बिया गालिबन मुल्क था। उसने कहा भाई ये क्या हुआ, ये क्या? उसने कहा भाई यहाँ पे आते हैं गैंडे और वो सारा कुछ रौंद के चले जाते हैं। तो उसने कहा यार मैं कहता था तुम्हें इतनी देर से समझा रहा हूँ कि भाई तुमने यहाँ ज़राअत करनी है, ज़राअत करनी है। उसने कहा भाई आपने पूछा ही नहीं, यहाँ पर तो जब तक गैंडे रहेंगे ज़राअत हो ही नहीं सकती। उसने कहा यार तुमने मेरे 4 महीने ख़राब कर दिए। तो उसने वहाँ से उसने कहा कि देखें जी मैंने पहले उनको सुना ही नहीं और अपना इल्म उनके अंदर उंडेलना शुरू कर दिया जो कि उनके लिए इररेलेवेंट था, उनके काम का नहीं था। फिर उसने जो है ना वो UNO को लेटर लिखा कि भाई हमारा सारा इल्म जो मैं इटली में सीख के आया हूँ ना, इटली में जो अंगूर के बाग में उगा के आया हूँ वो यहाँ नहीं उग सकते, उनका काम यहाँ नहीं है, यहाँ के एनवायरनमेंट चेंज है, यहाँ के मसाइल चेंज हैं, हमें पहले इनकी सुननी है, इनकी सुनेंगे, उसके मुताबिक कोई कस्टम मेड सोल्यूशन हम इनको बना के देंगे। और उसमें बहुत सारी मज़े की बातें इस टेड टॉक में आपको मिलेंगी। एक छोटी सी मिसाल उसने और भी दी बड़े मज़े की, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। न्यूयॉर्क में एक स्टडी हो रही थी 1860 में। 1860 में कुछ अफराद मिल के बैठे और उन्होंने उनका गोल ये था कि न्यूयॉर्क 100 साल बाद कैसा होगा। आज 1860 है, हम एक पिक्टोरियल ड्रॉ करते हैं या एक आपस में जो है ना वो मुबाहिसा करते हैं कि 1960 में न्यूयॉर्क कैसा होगा। वो बातें चलनी शुरू हुई, एक सिरे से चलते ऐसी जगह पे आ गए कि उस मीटिंग का इख्तिताम इस बात पे हुआ कि न्यूयॉर्क 1960 में होगा ही नहीं। अच्छा वो जो है ना वो हुआ कैसे, वो 1960 में न्यूयॉर्क क्यों नहीं होगा? उसने कहा यार देखिए 1860 में ना आबादी इतनी है न्यूयॉर्क की
और ये इतनी स्पीड से बढ़ेगी ना, तो जितनी आबादी 1960 में होगी ना, उसके लिए इतने मिलियन घोड़े चाहिए होंगे। 1960 में कम से कम न्यूयॉर्क अकेले के लिए 3 मिलियन घोड़े चाहिए, और एक घोड़े का गोबर इतना होता है, तो 3 मिलियन घोड़ों का गोबर कितना होगा। वो उन्होंने उसको बात को बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने कहा जी वो तो गंदगी का घर बन जाएगा। और 1960 में जो है ना वो न्यूयॉर्क नहीं होगा, घोड़ों का तबेला बन चुका होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि 1960 में न्यूयॉर्क होगा ही नहीं। तो तब्दीली को अडॉप्ट ना करने वाले और जो है ना वो बात ना सुनने वाले और आगे से जो है ना अपना इल्म बिगाड़ने वाले, वो आगे जाके जो है ना वो बहुत मुतासर कुन नतीजा पैदा नहीं कर पाते। वी शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर एंड वी शुड बी अ गुड लिसनर। अच्छा जी, हम 2 एट्रीब्यूट कर चुके हैं, तीसरा एट्रीब्यूट जो है ना हम टीचर के लिए लिसनिंग के हवाले से जी, जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ हमसे भी नहीं पूछा जाता। हाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है, जी 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 वो बाहर से पढ़ के आके जी जी बना रही और जी। इम्प्लीमेंट भी कर रही है, और उसका रिजल्ट 0 नहीं बल्कि नेगेटिव आ जाता है। जी, सही है इस सिचुएशन में हम क्या करें? जी। हमने अभी अफ्रीका वाले में यही सुना। इस सिचुएशन में हम ये करें कि जहाँ जहाँ हमारा हल्का असर है वहाँ हम गुड लिसनर बने। ये जो कासिम अली शाह फाउंडेशन है, ये क्या है आपके ख्याल में? ये एक बीज है जो हम अपने तवज्जुद से जितनी हमारी जो है ना वो बिसात है उसके मुताबिक बो रहे हैं। ये वो फसल है जो हमने बहुत देर बाद काटनी है। हम आज जिस दरख्त के नीचे भी बैठते हैं और उसका साया और उसका फल एंजॉय करते हैं, वो हमसे 20-25 साल पहले किसी ने लगाया था। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ अक्सर सुबह, तो इतने दरख्त लगे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये किसी ने कभी 20-25 साल पहले लगाए थे, जिससे मैं आज जाके एंजॉय कर रहा हूँ और देखता हूँ और हज़ उठाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में और अपने से मुतल्लिक़ा लोगों की ज़िंदगी में अप्लाई करने हैं कि वी शुड बी गुड लिसनर। जो हमारे हल्का असर में जो स्टूडेंट्स हैं हमारे हल्का असर में, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे हल्का असर में, वो हमसे सीखें कि हाउ टू बी अ गुड लिसनर। हमारा डिपार्टमेंट तो ऐसा नहीं कर रहा, हम चेंज मेकर्स हैं। हम ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा इंतज़ाम कर ही इसीलिए रहे हैं कि ज़िंदगी में हमारे से मुतल्लिक़ा लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ चेंज आए। हम अपना मिसाल सामने दे के अपने किरदार से ही तब्लीग करना चाहते हैं, खाली जो है ना वो बातचीत से नहीं करना चाहते। हम चेंज मेकर बनेंगे, हमारे से मुतल्लिक़ा लोग भी बनेंगे। शायद आपका सीनियर या जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वो भी जो है ना वो इस बात को सुने कि भाई कैसे जो है ना वो सुनवाई होती है, वो उससे ऊपर वाला भी सुने। ये एक फसल हम तैयार कर रहे हैं, आप और हम साथ हैं इसके अंदर। हम मिलजुल के चलेंगे तो ये रवाज आगे बनेगा। पिछले 2-4-5 साल में जब मैं देखता हूँ ना कि लोग वो टिकटॉक की वीडियोस की बजाय संजीदा हल्के के लोग जो है ना वो अच्छी बातें भी शेयर करते हैं, और गंदे लतीफ़ों की बजाय जो है ना वो कासिम अली शाह साहब की वीडियोस भी। ये मेरे साथ सचमुच का वाक़या हुआ। मैं टेक्सटाइल की फील्ड से हूँ, तो मेरा एक डीलर है गुजरांवाला में, अदील साहब उनका नाम है। वो मेरे पास आए तो उसने कहा यार ये आपकी फाउंडेशन ने अजीब कमाल कर दिया है। उसने कहा यार मेरी दुकान पे 5 सेलमैन थे और वो व्हाट्सएप में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है ना वो अपने आप को वो हर वक्त जो है ना वो बिला वजह के और लतीफ़े वाली और इस तरह की वीडियोज़ ही शेयर करते थे। कहते अब कुछ अरसे से चेंज ये हुआ कि वो डॉक्टर जावेद इकबाल की, कासिम अली शाह की, या जो है ना वो अच्छे अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी वीडियोज़ भी शेयर करते हैं, ज़्यादा या कम, लेकिन वो भी बीच में शामिल हो गया कंटेंट। तो मुआशरों की तब्दीली में सबसे बड़ा जो किरदार है ना वो सोच की तब्दीली है। जब हम सब की सोच, देखिए सोच की तब्दीली एक इकाई से ही है, फ़र्द ही मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। हम में से हर एक जो है ना अगर अपनी सोच में थोड़ी तब्दीली करेगा ना तो वो एज़ ए कौम एक बड़ी तब्दीली में जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। हम सब का मकसद यही है कि हम सब एक अच्छे हेल्दी माशरे की तरफ, ऐसे माशरे की तरफ जो एक दूसरे का एहतराम करता हो, ऐसे माशरे की तरफ जो एक दूसरे की बात सुनता हो, गुड लिसनर हो, उसके मुताबिक काम करता हो, ये करना चाहते हैं जी हम। सर तीसरे हम उसकी तरफ चलते हैं। एट्रीब्यूट तीसरा एट्रीब्यूट है जी, जो टीचर है ही शुड नॉट बी जजमेंटल। उसको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। टीचर को जो है ना जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। तहम्मुल मिजाजी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर जो चीज़ों के मुतल्लिक चीज़ें हम अज्यूम करते हैं बहुत सारे ना, उसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। हम लोग
अपने बाज़ फ़ैसलों के अंदर बहुत रिजिड हो जाते हैं और चीज़ें और जो बहुत सारे जो है ना वो फ़ैसले हैं ना वो अवामिल के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। जब हम अपने ईमान और इन चीज़ों की बात करते हैं ना तो हम फ़ौरन मजहबी चीज़ों पे चले जाते हैं कि वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ज़ाहिर है वो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का परसेप्शन जो है ना दुनिया में वो चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पे बचपन में आपका हीरो जो है ना वो सुपरमैन था, जब आप ज़रा बड़ा हुए तो फिर आपका हीरो जो है ना वो कुछ और हो गया, फिर उसके बाद एलन मस्क आपका हीरो बन गया। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रही हैं और इसको दूसरों के लिए भी ऐसे ही समझें कि जैसे आपकी ज़िंदगियों में चीज़ें चेंज और जो है ना परसेप्शंस चेंज होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, आप भी लोगों को इस बात की जो है ना वो डील दें कि उनकी ज़िंदगी में भी चीज़ें चेंज हों, रिजिड ना रहें। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है ना हमेशा तैयार रहें, चीज़ों को जो है ना लाइट मोड में लें, बहुत रिजिड जो है ना हमेशा ना रहें, लोगों को उनकी पास्ट की चीज़ों के बारे में जज ना करें। अगर भाईजान बैठे हैं, मैं सोचूं कि यार मैं इनको जानता हूँ 2 साल से, तो उस 2 साल के अंदर ही मैंने इनके लिए एक परसेप्शन डेवलप किया हुआ है कि ये वो उन 2 सालों के जो मैंने इनके बारे में चीज़ें देखी हैं ये वही हैं, जबकि हो सकता है ये एग्जैक्टली वही ना हो या अब कुछ चेंज हो चुके हों। तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में बहुत जल्दी राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए कि फ़लाना बच्चा तो जी ये है ही आवारा, या फ़लाना बच्चा जो है ना ये बहुत जो है ना शार्प है, इसकी तो हर चीज़ ठीक हो सकती है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। सर चौथा एट्रीब्यूट जो है ना वो मैं कहूँगा इसको उर्दू में लिखें, हमागीर शख्सियत का मालिक होना चाहिए। जो टीचर्स हैं वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में ना देखें। ज़िंदगी जो है ना वो अब अ होल पैलेट ऑफ शेड्स है, खाली स्याह और सफ़ेद में नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों को किसी एक ही एट्रीब्यूट के साथ फिक्स कर देते हैं और हमागिरियत से एक चीज़ और मुराद है। जो अच्छा टीचर है वो बुके ऑफ लोगों या बुके ऑफ जो है ना वो पीपल के साथ जो है ना वो काम कर सके और उनको चला सके। जिस टीचर की टीम में बहुत ज़्यादा किस्म के लोग हों वो ज़्यादा कामयाब टीचर होता है। बहुत नकम्मा बच्चा, दरमियाना बच्चा, शार्प बच्चा, बहुत शार्प बच्चा, इन सब को एक साथ कैसे रख सकते हैं आप, ये हमागिरियत है। आप अपनी टीम में जो है ना अपने असातिज़ा के साथ बहुत जो है ना वो सॉफ्ट वाले बंदे के साथ भी चल सकें, दरमियाने वाले के साथ भी चल सकें, एक्सट्रीमली रूड आदमी के साथ भी आप जो है ना गुजारा कर सकें, ये हमागिरियत है। धड़ाबंदी आपके अंदर ना हो, क्योंकि जो लॉबिंग और धड़ाबंदी है ना, इससे क्या होता है कि बंदा जो है ना वो एक जैसी जो है ना सोच और एक जैसी जो है ना चीज़ों के अंदर जो है ना वो आ जाता है। हम जब तक अपने आप को चीज़ों के लिए ओपन नहीं करते, ख़ुद को इस स्टांस पे नहीं लेके आते कि हम जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने साथ एडजस्ट कर सकें, स्याह सफ़ेद से निकल के ग्रे में भी कुछ देख सकें, तो हम हमागिरियत की तरफ नहीं आ सकते। अच्छा जी, हम 5वें एट्रीब्यूट की तरफ आते हैं। टीचर को अनापरस्त नहीं होना चाहिए, टीचर में ईगो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई साथी ईगो की डेफिनेशन बताएंगे मुझे? व्हाट इज ईगो? अपनी ही बात को हतमी समझना, हर पे आकर समझना, उस पर डट जाना। अच्छा, और कोई साहब कोई ईगो के बारे में कुछ बताना चाहें? किसी और की बात को तस्लीम ना करना और जिद में डटे रहना। जैसे जिद आप कह सकते हैं। अच्छा, ईगो की बहुत सारी जो है ना डेफिनेशन हो सकती हैं। हम टीचर्स के लिए जो डेफिनेशन ले रहे हैं ना वो बेसिकली ये है कि ईगो क्या चीज़ है कि आप अपने दिल में अपने आप को कुछ अज्यूम कर रहे हैं जो कि आप नहीं हैं और उसको डिफेंड करने में भी लगे हुए हैं, ये असल में ईगो है। अच्छा, मैं जो है ना वो स्कूल का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ, तो क्या मैं स्कूल का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ? इस बात को सोचें कि आपसे पहले भी कोई था और आपके बाद थोड़े दिन बाद भी जो है ना आप नहीं रहेंगे, किसी ने आना है। इस चीज़ में हम ईगोइस्टिक ना हो। जब हम उस चीज़ को अपनी शख्सियत के साथ जोड़ देंगे ना जो कि हम नहीं हैं और उसको डिफेंड भी करने में लग जाएंगे, तो हम यूजुअली वो फ़ैसले करेंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। अच्छा जी, ये तो हमने आज 5 आपको एट्रीब्यूट्स टीचर्स के मोटे मोटे बताए। हम इसको दोबारा रिपीट कर लें।
पहला हमने क्या बताया था जी, पहला जो है ना कि टीचर की शख्सियत जो है ना वो बड़ी इंस्पिरेशनल होनी चाहिए, उसकी हर चीज़ से जो है ना वो इंस्पिरेशन जो है ना वो स्टूडेंट्स को मिले। दूसरा हमने बताया जी ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, उसकी जो है ना लिसनिंग स्किल्स ख़ुसूसी तौर पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा हमने बताया कि जी नॉन जजमेंटल, तहम्मुल मिजाजी उसके अंदर होनी चाहिए, वो बड़ी जल्दी लोगों को जज ना करे। चौथा हमने बताया कि जी वो डुअलिस्टिक स्टांस ना हो, हमागीर शख्सियत हो, चीज़ों को सफ़ेद और स्याह के बजाय ग्रे में देखने का आदी हो। पांचवा हमने बताया कि जी वो अनापरस्त नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी एन ईगोइस्टिक पर्सन। अच्छा, सेव द बेस्ट फॉर लास्ट, हमने आज जो है ना वो जो इतना सारा देखा ना कि ये हम डिजिटल एज में हैं और डाटा है, और हम स्टूडेंट्स को आखिर में क्या सिखाएं। आपको क्या लगता है कि हमें स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए 4 मोटी मोटी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए? हम इंफॉर्मेशन उनको तो दे नहीं रहे या हमें देनी नहीं चाहिए क्योंकि इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, तो उनको वे ऑफ स्टडी कैसे होना चाहिए, उनका वे ऑफ थिंकिंग कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसके बारे में जो है ना एक बड़े मशहूर जो है ना राइटर हैं, उनका नाम है युवाल नोह हरारी। उनकी किताबें वैसे तो 3-4 हैं, लेकिन एक किताब खसूसी है पढ़ने वाली, उसको मैं आपको टीचर्स को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर पढ़ें। किताब का नाम है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। अच्छा, उसमें उन्होंने 4 चीज़ें हमें रिकमेंड की हैं कि आप ये स्टूडेंट्स को ज़रूर सिखाएं, बाकी चीज़ें उसको डिजिटल एज खुद सिखा देगा। ये 4 चीज़ें वो हैं जो तरबियत और ग्रूमिंग की चीज़ें हैं। अब वो जो हम कह रहे थे ना कि टीचर की वैल्यू कम हो रही है, टीचर का सिर्फ जो है ना वो रोल चेंज हो रहा है, टीचर की वैल्यू नहीं कम हो रही बल्कि टीचर की वैल्यू बढ़ रही है। टीचर की ज़रूरत जितनी पहले कभी थी आज उससे ज़्यादा है। अच्छा, इसको उसने नाम दिया 4 C's। 4 C हैं जो हम स्टूडेंट को सिखाने चाहिए, नंबर से लिखते जाएं। नंबर 1 C इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। नंबर 2 इज़ कम्युनिकेशन। नंबर 3 जो है ना वो हमने आज के दिन में जिक्र नहीं किया, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ख़ास चीज़ है टीम बिल्डिंग के ऊपर और दूसरी चीज़ों में। तीसरी चीज़ है कोलैबोरेशन। आप देखें ये दौर भी कोलैबोरेशन का आ रहा है। जो बच्चा टीम प्लेयर नहीं बन सकता या टीम लीड नहीं कर सकता, वो कोई अच्छा काम जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब तो इवन आप देखें ये जो दौर गुजरे हैं इनमें कंपनीज़ भी कोलैबोरेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, को ब्रांडिंग का भी रुझान आ रहा है। ये कोलैबोरेशन जो है ना ये बड़ी ख़ास चीज़ है। और चौथा और सबसे अहम जो है ना दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं ना, वो कोई मशीन नहीं सिखा सकती। क्रिएटिविटी इज़ द थिंग जो कि हमें ह्यूमेन करती है, जो कि हमें मशीन से जुदा करती है। ये चारों चीज़ों के ऊपर बड़ी सैर हासिल बहस हो सकती है। इसके लिए जो है ना हम फिर दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे या ऑनलाइन में जो है ना आपको मेरा सेशन इस पर मिलेगा कि ये 4 चीज़ें हम बतौर ख़ास जो है ना ये कैसे जो है ना स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। मेरा नाम, इन ऑथर का नाम है युवाल नोह हरारी। आप हरारी भी लिखेंगे ना, ये इतना फेमस है कि आपको आसानी से मिल जाएगा गूगल के ऊपर, या जो उसकी किताब का नाम लिखेंगे तब भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आज का दिन का सेशन बहुत अच्छा रहा जी। आप अपनी फ़ीडबैक से QSF को आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात रहेगी। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।